अस्सलाम वालेकुम जी, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। वेलकम टू द शो। अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स 5 रहनुमा मुलाकात करके आए जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ, और बाहर आकर उन्होंने बताया, जिसका एक छोटा सा पार्ट हमने आपको दिखाया भी, कि 5 दिन बिजली नहीं थी उनके सेल के अंदर अकॉर्डिंग टू बैरिस्टर गौहर, और 10 दिन से वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, यानी बिल्कुल अकेला रखा गया, किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है, जो कि पहले भी नहीं थी इजाज़त, लेकिन ओवरऑल जेल अमले के हवाले से भी कि पहले को मुशक्क़ती होते थे साथ, अब वो भी नहीं है। ये क्लेम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने। साथ उन्होंने ये कहा कि पहले जो खाना, वो जो घर का खाना वगैरह वाला मामला होता था, अब वो भी नहीं मौजूद। और सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट करके ये बताया कि उनको जो खाना दिया जा रहा है वो सब स्टैंडर्ड है, जिसकी वजह से उनको इंडाइजेशन भी हो गई थी, तबीयत ख़राब रही, वॉमिट वगैरह रहा मामला, एक्सरसाइज मशीन नहीं दी जा रही, कुछ टाइम के लिए सिर्फ वॉक करने का 1.5 घंटा दिया जाता है, उसके अलावा अखबार और टीवी वगैरह भी नहीं मिल रहा। लेकिन अडयाला जेल ज़राए ने इसकी तरदीद कर दी, और फ़ौरन ही तरदीद कर दी। अडयाला जेल के ज़राए, मतलब भट्ट साहब ये देखेंगे, जेल भी अब ये बताती है डायरेक्ट आके कि भाईजान हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपने पहले भी कभी किया होगा। देखिए बाजवा साहब, सबसे दिलचस्प बात है कि तमाम चीज़ें तो छीन ली गई हैं, लेकिन जेल की ज़बान में एक वर्ड होता है, सुपरटेंडेंट जेल, कोटलखपा जेल हो या अडयाला जेल हो, उसमें वो कहता है टेलाई। टेलाई मीन है आपको, आप पाबंद सलासल हैं, आपको 2.5 घंटे के लिए हम छोड़ते हैं और आप उस पर वॉक कर लें, टहल लें आप। उसको टहलाई को पंजाबी में सुपरटेंडेंट जो है वो टहलाई का लफ्ज बोलता है। अच्छा, सवाल ये है कि उस मौके पर इंतहाई सख्ती होती है कि जो कैदी है वो बहुत ज्यादा कोई हाथापाई ना हो जाए, वो कोई खुदकुशी की कोशिश ना कर ले, क्योंकि 7 दिन हो गए हैं उसको किसी बंदे के सामने नहीं लाया गया ना। तो ऐसे मौके पे अगर अभी जो आपने बैरिस्टर गौहर वाली बात की है, वो तो कहता है कि जब हमने जाके बात की तो उसने कहा ना अखबार है, ना टीवी है, ना कोई चीज है, तो मैनू की पता आईनी तरमीम की हो रही है ने। अच्छा, आगे एक और मामला भी हुआ है, उसमें वो इससे पहले था, और वो ये था कि ये कहा गया कि मौलाना ने इजाजत लेके दी है इमरान खान साहब से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात की, जिस पर पाबंदी थी 18 तक, लेकिन वो उससे आगे भी एक्सटेंड हो गई। फिर बिलावल साहब ने कल हैदराबाद में कहा कि मैंने इजाजत लेके दी, मतलब इजाजत लेके दी है बिलावल साहब ने कि आप मुलाकात कर लें। अलबत्ता जेल वाले क्लेम करते हैं कि क्लास बी उनके पास वहां पे मौजूद है, लेकिन कल बिलावल भुट्टो साहब ने और आज अता तारड़ साहब ने भी, बल्कि बिलावल साहब ने आज दोबारा कुछ धमकियां सी, नजर तो यही आ रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ डायरेक्टेड है, या फिर हो सकता है कि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, ये लफ्ज का मेरे पास और ऑप्शंस हैं, मैं फिर मतलब जबरदस्ती करा लेंगे, हम लोटे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर बाद में हमें मत कहिएगा, फिर बाद में आपने बोलना है, फिर हम यार लोटों के बारे में मेरे पास खबर है, अगर आप इजाजत दें तो। मैं कह रहा हूं फवाद साहब हमारे साथ हैं, फवाद चौधरी प्रोग्राम के एंड पे फिर मैं खबर देता हूं कि बारे में क्या खबर है। डन हो गया। हमारे साथ सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब आपके वक्त का। सर जी, ये बताएं कि वन बाय वन बात कर लेते हैं। ये अब जी एक हमने इनके कहने पे मान लिया, आईनी अदालत बेशक ना बनाए, आईनी बेंच बना ले, लेकिन आईनी बेंच बनाया किस तरह से जाएगा? अगर वो कमीशन ने बनाना है तो वहां पे तो हुकूमत की मेजॉरिटी होती है, तो अपनी मर्जी का बेंच बना लें, घूम फिर के मामला मिलिट्री कोर्ट्स वाले जो रिव्यू है अभी उसके अंदर वो आ सकता है, इसी बेंच का ये जो नया बेंच बनेगा, तो इसमें क्या विन विन सिचुएशन है आपके ख्याल में पीटीआई के लिए? अच्छा, नहीं, पहले तो मैं आपकी वो जेल की आप बात कर रहे थे, मैं उस पर जरा शुरू तो वहां से करना चाहता हूँ, जो अभी इमरान खान की जो बताया गौहर ने। और देखिए, इसलिए मुझे 100% यकीन है, गौहर हो, सलमान राजा हो, असद कैसर हो, अली जफर हो, ये लोग कतई तौर के ऊपर भी झूठ बोलने वाले लोग नहीं है। मैं इन्हें जानता हूँ, ये लोग बड़े ऑनरेबल लोग हैं और कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और इमरान खान का तो उन्हें तो झूठ बोलने की उनमें सलाहियत ही नहीं, वो एग्जैक्टली जो हुआ होगा वो बता रहे होंगे, उन्हें एग्जेजरेशंस और ये वो इमरान खान की कर ही नहीं सकते वो नोइंगली। तो मुझे इतना दुख है इस बात का कि एक साबिक वजीर आजम के साथ, जो पाकिस्तान के इस वक्त 2/3 से भी ज्यादा लोगों का कायद है, जिसको लोग मानते हैं, उसके साथ जो सलूक हो रहा है, उसके जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और चूंकि मैं 7 महीने जेल में रहा हूँ अडयाला में, 5.5 महीने एक बार और महीना सवा महीना एक बार, सो आई कैन टोटली रिलेट टू कि किस तरह से उनके साथ जो सलूक हो रहा होगा। और फिर देखिए, उनकी वजह से, चूंकि इमरान खान का जिक्र हो रहा है, जो बाकी 7,000 कैदी है जिसकी मुलाकात पे पाबंदी है, जेल एक बहुत ही दुखी जगह होती है, जहाँ पे आप
गरीब तरीन लोगों की मुलाकात पे पाबंदी लगा देंगे, उनको घर से कोई चीज़ जो है वो आनी बंद हो जाएँगी, उनका जो तमाम राशन पानी है वो बंद हो गया, तो जस्ट इमेजिन द मिज़री जिससे ये 7,000 8,000 तो सर आदमी जो ये है वो आप गुज़र रहा मीनिंग है। दे पाए, आप जो इससे पहले भी जो आपने बात की इसमें कोई शक नहीं है, इट्स वेरी डिप्लोरेबल सिचुएशन, लेकिन ये जो अडियाला जेल इंतजामिया जराए की तरफ से जो आया कि बैरिस्टर गौर झूठ बोल रहे हैं या सलमान अकरम राजा गलत बयानी से काम ले रहे हैं, आप उसको रबिश कर रहे हैं कि ये वो ठीक कह रहे हैं, जेल जराए गलत कह रहे हैं। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि जेल के जो भी लोग हैं उनके तो कोई करैक्टर का जो है वो नहीं है। ये लोग जो हैं इनका तो हम जानते हैं कि जो भी आप इनसे इख्तिलाफ भी करें, उनका जो भी करें, बट दे आर पीपल विद द करैक्टर। वो झूठ नहीं बोलेंगे, अगर होगा तो वो जो होगा वो सही बोल रहे हैं और यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। जेल हुकाम, हमारी पुलिस के जो हालात हैं, मॉरल जो इस वक्त इखलाकी तौर के ऊपर जितने गिर गए हैं ये सरकारी महकमे, उनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? और जाहिर है कि बड़ी अफसोसनाक जो सिचुएशन है उसके अंदर है इमरान खान। अच्छा सर, और इमरान थोड़ा खान सा ही नहीं, इसी पे फिर एक और बयान भी ये कर दीजिएगा, इस पे कमेंट कर दीजिएगा। एक और भी इसी से रिलेटेड एक खबर फिर आई, वो ये थी कि बाहर आके जो गुफ्तगू की पीटीआई लीडर्स ने, एक तो ये कि हाउ हैज़ इमरान खान साहब बीन केप्ट इन जेल, उनको जेल में किस तरह से रखा गया। इसके अलावा जो उनकी वहां पे बातचीत हुई कि 1.5 घंटे की मुलाकात थी, 45 मिनट के बाद खत्म करा दी गई। फिर उसके बाद एक और अडियाला से गालिबन ये भी खबर आई कि सरजनिश की, इमरान खान ने कहा था कि मैंने तो कहा था कि एससीओ के मौके पर आप लोगों ने एहतजाज जारी रखना है, आपने एहतजाज खत्म क्यों किया, आप किसी काम के नहीं हैं, आप एक बंदा तुम में से काम करें। फिर इसका मतलब है इसको भी उसी खाते में रखेंगे वाली जो खबर है। काना बात है ना, काना बात है ये कि एससीओ कॉन्फ्रेंस पे आप क्यों निकले, भी वहां पे हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, 10 बंदे पुलिस वाले खड़े हैं, इमरान खान इतने जो हैं वो हैं कि उन सब के सामने भी ये बातें कर देंगे। तो मतलब ऐसे हमकाना स्टूपिड किस्म की स्टोरीज चलवाना, और फिर ये जो रिपोर्टर जो एक दो जिन्होंने ये स्टोरी दी है उनकी वैसी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। सो अनफॉर्चुनेट है बस ये तो। लेकिन वो एक रिपोर्टर नहीं है जो वो सब रिपोर्टर्स जिनकी बीट है मैं कहूंगा उनके पास से आई है, बट सब कुछ पूछना चाहिए ना, या तो कोई रिपोर्टर हो कि वो कहे कि जी मैं अपने सोर्सेज से ये खबर दे रहा हूँ। जब एक ही खबर कॉमा और पेज के बगैर हर जगह चली है तो वो तो रिपोर्टर, जाहिर है कि वो तो फिर रिपोर्टर तो नहीं ना आप उसको कह सकते। सही है, वो तो वैसे ही कोई अपना समझिए कि मुलाजम पेशा बंदा है जिसको भेज दिया, वो चाहे आप ASI से करवा दें, रिपोर्टर थोड़ा है वो। ठीक, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी। चौधरी साहब हमारे साथ वीडियो सोर्स पे होंगे आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब ये फरमाइएगा कि अभी हतमी ड्राफ्ट जिस पर इत्तफाक हुआ है JUI का और पीपल्स पार्टी का, वो तो सामने आना है, लेकिन वो मैं आपसे पहले भी पूछ रहा था कि अगर मौलाना मान गए हैं इस बात पर कि जो चीफ जस्टिस अगला अपॉइंट होना है वो एक 3 सीनियर जजेस में से हो और करे वो हुकूमती कमीशन, और दूसरी तरफ जो आईनी बेंच बनना है जिसमें अहम वो केसेस जो PTI रिलेटेड अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, वो कमीशन भी उस कमीशन के थ्रू, वो बेंच भी उस कमीशन के थ्रू बनेगा जो हुकूमती कमीशन होगा। तो फिर इसको क्या ताबीर ली जाए इसकी कि मौलाना पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ है? नहीं, अब इस अमेंडमेंट का तो कोई नहीं रहा। मौलाना ने जो, मेरा ख्याल है कि जो देखे ना, हुकूमत जो 2 चीजें चाहती थी वो तो नहीं हो रही ना। एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं बन रही जिससे फायज ईसा साहब को 3 साल देने मकसूद थे, और दूसरा मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो भी नहीं है। अब ये जो बेंच बन रहा है या ये जो 3 मेंबर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसकी कोई तुक वैसे कोई नहीं बनती, लेकिन हुकूमत का ख्याल है कि ये बेंच बनाने से पता नहीं क्या कर लेंगे। मुझे तो कोई समझ ही नहीं आई कि ये गुजारिश ये है ना कि जो आईनी बेंच बनना है उसके सामने ही वो केस लगना है जो मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड है, सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल से रिलेटेड है, और वो अपनी मर्जी से जज उठा के उसमें हुकूमत लगा दे। हाँ, तो वो जज का मसला यही है ना कि वो इन्हीं 17 जजेस में से जज लगाने हैं ना, बाहर से तो नहीं ला सकते। एग्जैक्टली। ये जो 17 जजेस हैं अभी, उनमें से आप इस वक्त तो मसला ये है, हुकूमत पहले तो आप ये समझिए ना, हुकूमत ये क्यों करना चाह रही? हुकूमत ये इसलिए करना चाह रही थी कि जी जो सुप्रीम कोर्ट से फैसले आए उनमें हमें कोई सरप्राइज ना हो, जज फैसले से पहले हमारे साथ शेयर कर लिया करें फैसले। ठीक। अब ये जो तरमीम आई है इसके नतीजे में देखिए ना, असल तो ये था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनती, उसमें ही अपने हैंड पिक जजेस लगा लेते,
अब वो हुआ नहीं है। अब ये जो 17 जजेस हैं, इनमें से कोई एक आध कोई जज ऐसा हो, एक दो जो ऐसी एश्योरेंस हुकूमत जिस लेवल पे चाह रही है उसकी करा दे। बाकी जजेस तो देखें ऐसे नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट एंड फियरली इंडिपेंडेंट। नहीं, हम तो यही खुशगुबानी सबके बारे रखेंगे। फवाद भाई, फवाद भाई कथा कलामी माफ, सिर्फ आखिरी पॉइंट जी आखिरी प्लीज पॉइंट। जी। अच्छा, अब इसमें ये जो दो मेजर इश्यूज चूंकि इनके निकल गए हैं, तो अभी वापस इस अमेंडमेंट में कोई खास चीज रह नहीं गई। ये पास भी हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जुडिशरी ने इसको वापस ले आना है 3 महीनों में, और आप देखेंगे जुडिशरी विल असर्ट अगेन, वो वापस हो जाएगी, कोई इसमें इशू नहीं होगा। वैसे तो इनको करनी नहीं चाहिए, वापस ले लेनी चाहिए। अब इसमें अगर जो है कोई ऐसा अपने मकासद उनके हाल ही नहीं हो रहे। ठीक, फवाद भाई, अभी बिलावल भुट्टो साहब ने जो फरमा रहे हैं उसमें जो मुझे बात समझ आई है वो आईनी तरामीम पर मौलाना वो कहते हैं तैयार हो जाएं, बहुत अच्छा है, हमारे पास ऑप्शन भी और भी मौजूद है, हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं तरामीम मंजूर करवाने के। ख्वाजा आसिफ साहब को भी मैंने सुना है, वो भी कोई इस किस्म की बातें कर रहे हैं, गुतड़ियाँ करवा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। ये ऑप्शन क्या है, मुझे ज़रा कोई आसान ज़बान में बताएंगे कि इनके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं फवाद भाई? अच्छा, एक पहली बात तो यह है कि इस तरमीम में जो एक अच्छी तरमीम है जो एक्चुअली बाद में किसी वक्त होनी चाहिए, वो ये है जो पार्लिमानी कमीशन को और इस कमीशन को इकट्ठा कर रहे हैं और जो हाई कोर्ट के जजेस का एक मैकेनिज्म बना रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी जो है वो चेक हो। ये दो अच्छी तरमीम है और इनको आगे जाके किसी वक्त के ऊपर प्रोमलगेट करना जो है वो होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट की जो असर है जजेस की अपॉइंटमेंट में वो लाजमन होना चाहिए। बट इस तरह की फॉर्म 47 की पार्लियामेंट का तो नहीं, लेकिन जो हकीकी पार्लियामेंट है उसको डेफिनेटली से होनी चाहिए अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में। अच्छा, दूसरी बात है, बट सब बड़ी सीधी बात है, इस हुकूमत से ये एक्सपेक्ट करना कि ये कोई मॉरल को केयर करेगी, ये कोई अखलाक की केयर करेंगे, ये कोई कानून की या आइन की कोई केयर करेंगे, वो तो इन्होंने अपने एक्शन से अब तक साबित किया है कि इनका ये मसले ही नहीं। लिहाजा एक ही वजह है जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट अभी तक पेश नहीं हुई, और वो ये है कि नंबर नहीं। अगर नंबर इनके पास होते तो इन्होंने जेयूआई को भी जूते की नोक पे रखना था, पीटीआई को भी नोक पे रखना था, इन्होंने अपनी पास लेके आना था। अब प्रॉब्लम यह है कि जो अगवा करके लोगों को ये नंबर पूरे करने की कोशिश जो की है उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्शन आ गया है। आपने देखा यूनाइटेड नेशन के इस वक्त जो रेपिटोर हैं उन्होंने पहले 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बड़ा सख्त रिएक्शन दिया है, और अब इस वक्त जनेवा में पाकिस्तान का जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार हो रही है, और वो पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है क्योंकि वो फिर जीएसपी प्लस और बाकी मामलात के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती है। और इस वक्त जो एक सिचुएशन है यूनाइटेड नेशंस में वो पाकिस्तान के लिए बड़ी हौसला अफजा नहीं है एज फार एज ह्यूमन राइट्स आर कंसर्न। तो ये लोग मेरे ख्याल में तीसरी और प्रोबेबली ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तो साबित हो गया ना कि इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई मौसर तहरीक चला सके, और उसमें अपनी पॉलिटिक्स की भी बड़ी गलती है। लेकिन अगर तरीके इंसाफ, फजलुर रहमान और वकला ये तीन इकट्ठे हो जाए ना जी, तो फिर ये हुकूमत सस्टेन ही नहीं कर सकती, ये हुकूमत हफ्ता नहीं निकाल सकती। लिहाजा इनको ये भी डर है कि ये मौलाना फजलुर रहमान को पार्लियामेंट के अंदर रोंद के अगर तरमीम मंजूर करवाएंगे, और मौलाना ने ये अनाउंस कर दी कोई तहरीक जो वो कर भी चुके हैं, मीरपुर के जलसे में भी की है, अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने सेनेट में भी जो है वो की है। उन्होंने ये अगर कर दिया कि हम जो है वो ये नहीं होने देंगे, और वो कॉल करते हैं लोगों को इस्लामाबाद में, तो देखिए फिर पीटीआई का भी जो सारा वर्कर है वो अनलॉक हो जाएगा, वकील भी अनलॉक हो जाएंगे, तो ये फिर लाखों का मजमा होगा, इसको संभालना इस हुकूमत की कैपेसिटी ये है। इसके अलावा चल सब चलें, और जिन लोगों को उठाया या धौंस धमकी लालच दे के, उसके हवाले से बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान पे प्रेशर आ गया, बट वो इलेक्शन कमीशन वाला मामला, मतलब एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने 8 जजेस ने मेजॉरिटी जजमेंट आ गई कि आप ये पीटीआई को दें, नहीं दी आज तक उन्होंने, वो दोबारा वजाहत मांग ली, फिर दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा वजाहत मांग ली, सुप्रीम कोर्ट ने फिर दे दी, उनका फिर करने का इरादा नहीं लगता। तो क्या पता इसकी तरफ इशारा कर रहे हो बिलावल या अता तारड़ साहब या ख्वाजा आसिफ साहब के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफाई वो मखसूस नशिस्तें दोबारा हमारे हक में वो कर देगा, तो फिर ज़रूरत ही कोई नहीं रहेगी। वो तो फिर कल के फैसले के बाद हो नहीं सकता। अटॉर्नी जनरल ने भी ऑर्डर कर दिया, अटॉर्नी जनरल ने अपनी ओपिनियन भी दे दी है कि आप जो है वो नहीं कर सकते। अगर वो इलेक्शन कमीशन भी जिस तरह से इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस है, लाहौर पुलिस है, वैसे ही आप FIA है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन है,
सिलेक्शन इधर देखे ना, पाकिस्तान में हमने जुल्म इन 2 सालों में जो हुआ है, आपने पार्लियामेंट का इदारा खत्म कर दिया है, आपने FIA खत्म कर दी, आपने पुलिस खत्म कर दी, आपने जो है वो इलेक्शन कमीशन खत्म कर दिया। अब एक इदारा जो थोड़ा बहुत काम कर रहा है, जुडिशरी, ये कहते हैं जब तक हम उसको खत्म ना करें ना, उससे मजा नहीं आना। अब हम उसके पीछे पड़ गए। सो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक सिचुएशन है, एक लॉलेसनेस की सिचुएशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी नहीं समझ आ रही कि वो प्रोमलगेशन में है या नहीं है। हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रही है और आगे एक एग्जीक्यूटिव इदारा कह रहा है जी वो बस हम अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, हम अपनी मीटिंग करेंगे फिर हम बता देंगे आपको हमने करना है या नहीं करना। तो ये तो, और अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट के अगर आप पिछले 2 सालों में आप देखिए ना, कम से कम 6-7 ऐसे फैसले हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद नहीं करा सकी, जिसकी वजह से इसी तरफ वैसे इशारा पहले भी ये करना चाह रहा था। ये यहाँ भी यही मामला है, और वहां पे इलेक्शन से ले लें आप, पंजाब और KP के इलेक्शन से आप मामला शुरू करें और फिर उसके बाद लेते आए, तो जो ऑर्डर है उसको उसका तहस नहस कर दिया पकड़ के स्टेट ने, एग्जीक्यूटिव ने। नहीं मान रहे तो नहीं मान रहे। जैसे अभी आप कह रहे थे कि वापस ले लेगी जुडिशरी 2-3 महीने तक, मैं वही पूछना चाह रहा था कैसे ले लेगी वापस? पहले तो अपने ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए, एक बंदे पे आज तक उन्होंने कंटेम्प्ट नहीं लगाई कि आपने हमारी बात नहीं मानी, आगे कैसे ले लेंगे फवाद साहब? नहीं, बात यह है कि हर जो एक्शन होता है ना उसका एक, कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। सो जब इस तरह का रद्द अमल अगर ये जजों को ना देते और आहिस्ता आहिस्ता बात चलती रहती, उसी तरह से चलता रहता था। अब देखिए ना, जुडिशरी को जितना दीवार से लगा दिया गया है उसके बाद रिएक्शन आना है। मसलन आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, आप भी जानते हैं कि वो सारे को तरीके इंसाफ के जज तो नहीं थे, वो तरीके इंसाफ के तो फ्रैंकली उनमें से ज्यादातर मुखालिफ ही थे। लेकिन उनको जब दीवार से ही आपने लगा दिया तो उनको रद्द अमल देना पड़ा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी दीवार से लगा दिया है, सुप्रीम कोर्ट को रद्द अमल देना पड़ेगा वरना सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाएगी। फवाद भाई, जैसे आप फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दीवार से लगा दिया गया, जजों को रद्द अमल देना पड़ेगा, गौसफ भी इस्लामाबाद में यही चल रही हैं कि अगर जस्टिस मंसूर साहब तशरीफ ले आए एज अ चीफ जस्टिस तो फिर हुकूमत की हो जाएगी छुट्टी। इसलिए आप वकालत को मुझसे बहुत ज़्यादा समझते हैं और सियासतदान भी हैं, जजेस को भी समझते हैं। क्या आपको नज़र आ रहा है किबला कि जस्टिस मंसूर साहब और काजी फाइज ईसा की जगह पर अब कोई नया नीचे से नाम ऊपर आ रहा है? को खबर दें सर, आपके पास खबर होती है? नहीं, मेरे ख्याल में तो मंसूर शाह साहब भी होंगे चीफ जस्टिस। उसकी वजह यह है कि देखिए, याहिया अफरीदी साहब में, मुनीब अख्तर में और मंसूर अली शाह में, तीनों में कोई फर्क उस तरह से नहीं है कि जो मैंने जिस तरह पहले अर्ज कर रहा था कि हुकूमत तो ये इसलिए करना चाह रही है ना कि वो कोई ऐसा बंदा लग जाए जो जैसे DG FIA या IG इस्लामाबाद या IG पंजाब बिहेव करते हैं वैसे उनके साथ बिहेव करे, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर टाइप कोई बंदा हो। ये तो देखे तीनों वो नहीं है, ये तीनों इंडिपेंडेंट लोग हैं। और आई विल बी रियली सरप्राइज्ड कि अगर याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो उनको ऑफर भी की जाए तो वो कबूल भी करें इसको। इसलिए हुकूमत को भी इस चीज का अंदाजा है। तो मेरे ख्याल में अगला चीफ जस्टिस तो मंसूर अली शाह ही है। ये देखे ना, यही एग्जैक्ट यही वाली बात आ गई। जो अमेंडमेंट्स में हमें जो पता है अभी तक मुसविदे के अंदर कि अगर 3 में से 1 रिफ्यूज कर दे तो फिर वो उससे अगले वाले पे चले जाएंगे, तो इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि याहिया अफरीदी साहब रिफ्यूज कर देंगे जब जस्टिस मुनीब और अच्छा उनका एक पास्ट कॉन्डक्ट ये रहा है बेंचेस के हवाले से, हम देख चुके हैं कि मुख्तलिफ बेंचेस में से वो उठे हैं कि मेरे से सीनियर जज हैं, उनको वो नहीं है, मैं यहाँ पर नहीं बैठ रहा। और ये इसी वजह से कल से ये चाहे वो गोइयाँ भी हैं कि अगर ये याहिया अफरीदी साहब को किया जाए, ऑफर की जाए, मैं ऑफर ही कहूँगा कि भाई आप हमारे ख्याल में मौजूद तरीन चीफ जस्टिस बनने के लिए, वो रिफ्यूज कर दें, अगले जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब आ जाएंगे उन 3 लोगों के अंदर। देखिए, लेकिन बाकी मसला ये है कि ये अभी की जो सुप्रीम कोर्ट में अगर ये आईनी तरमीम मंजूर हो जाए ना, फिर चीफ जस्टिस की कोई अहमियत नहीं है। चीफ जस्टिस इज ओनली अ फिगर हेड, क्योंकि जो असल अहमियत है फिर है जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का हेड लगाया जाएगा उसकी। नहीं सर, और उसका जो प्रोसेस गुजारिश उसकी अहमियत मैं इस सेंस में अर्ज करूं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत पहले उन्होंने कहा जनाब ये 3 रुकनी कमेटी है, ये फैसला किया करी कि बेंच बनाने का, फिर उनको ख्याल आया कि नहीं ओहो ये तो बड़ा मसला हो गया, वो एक ऑर्डिनेंस ले आए, काजी साहब ने उस पर अमल करते हुए अपनी मर्जी से उसमें जजेस रख लिए। तीसरा काम सर ये भी हो सकता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ही खत्म हो जाए, वो तो उनके काम में, वो दोबारा चीफ जस्टिस के पास सारा रोस्टर चला जाएगा। नहीं, लेकिन अब तो फिर रूल्स बनाने पड़ेंगे ना। फाइज ईसा साहब में और बाकी अमीनुद्दीन में बड़ा फर्क है। और अभी मुझे तो ये भी शक ही है कि इन 17 जजेस में से कोई भी मंसूर अली शाह को सुपरसीड करेगा। आई सीरियसली डाउट दैट कि कोई जज जो है वो मंसूर अली शाह को सुपरसीड करेगा। ठीक।
फवाद भाई, इस वक्त जो मौजूदा पीटीआई की क़यादत है, बानी पीटीआई तो जेल में है, ना अखबार है, ना टीवी है, ना कोई राब्ता है पिछले कई दिनों से। तो जो मौजूदा क़यादत है, मैं समझता हूँ वो खलंडरे सियासतदानों पर मुश्तमिल है। और इस वक्त मौलाना फजल रहमान को जिस तरह वो शिकवे और शिकायत कर रहे हैं, तो है मुझे तो लग रहा है चेयरमैन पीटीआई मौलाना फजल रहमान इस वक्त नज़र आ रहे हैं। क्या ये जो मौजूदा क़यादत है ये इमरान खान को जेल से बाहर निकाल सकती है, आईनी तरमीम रोक सकती है, ये कुछ करती नजर आ सकती है आपको? इज इट पॉसिबल? देखिए जी, आज इमरान खान अगर जेल में है तो वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की वजह से, इसमें कोई दो राय नहीं है। 80% पाकिस्तान जिस पार्टी के साथ खड़ा है उसके अंदर ये, और अनफॉर्चुनेटली चूंकि सिलेक्शन इमरान खान ने की है तो जाहिर है कि इमरान खान ही समझते हैं कि ये लोग जो है वो उन्होंने क्यों इतने बेज़रर किस्म के लोग जो हैं वो लगाए हैं। और जब भी उन्हें खान साहब को मौका मिला है उन्होंने उस उस्मान गुलजार लगा दिया, इधर महमूद खान लगा दिया, इधर अब गौहर लगा दिया, सलमान को लगा दिया। तो ये तो एक खान साहब का एक ट्रेंड है, उसी के मुताबिक उन्होंने लोग जो है वो लगाए। तो चौधरी साहब, लेकिन ये तो आप कह रहे हैं कि खान साहब अपनी वजह से जेल में है, ये तो आपकी बात है। खान साहब अपनी पॉलिटिक्स का जो उनकी सिलेक्शन है लोगों की वो तबाहकुन है, और उन्होंने ये लोग जो लगाए हैं उससे तरीके इंसाफ की जो चोलें हैं वो हिल गई हैं। आप देखिए, मैं इन पे हैरान हूँ। आज जब भी ये बातचीत कर रहे थे, एजाज चौधरी साहब जो है वो सेनेटर, वो बेचारा जेल में है, किसी ने नहीं कहा कि जनाब हमारा सेनेटर की तो प्रोडक्शन ऑर्डर करें, आप पूरे पाकिस्तान के कर रहे हैं। सारे इंतजार, आज 9वें दिन से जे अपना मिसिंग पर्सन है, कोई पीटीआई का बंदा लीडरशिप नहीं कह रही कि इंतजार को तो जो है वो किया जाए। आपके लोगों को देखिए उसका नुकसान क्या हुआ है, इमरान खान को क्या नुकसान हुआ है और पीटीआई को क्या नुकसान हुआ है कि अब इतनी बड़ी जमात, इतना लोग उसके साथ खड़े हैं और उसकी हैसियत ये हो गई है कि हर आता जाता बंदे ही थप्पड़ मार के चला जाता है। देखें, अदालतें देखें, आप हाई कोर्ट्स के कहने के बावजूद, अगर बार बार कहने के बावजूद लोग फिर गिरफ्तार हो रहे थे, जिस पर वो 6 जजेस ने जो खत लिखा उसका जिक्र किया, उसके अलावा बार बार जलसों की एहतजाज की इजाजत देने के बाद एक दफा इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी करने दी है जलसे। मुबादा कुजा ये कि इजाजत देते उन्होंने लोग गिरफ्तार और उनकी मजे करना शुरू कर दिए। तो पीटीआई जो भी कर ले, जब पूरी रियासत में उसको कुचलने लगी हुई तो क्या करेगी? नहीं बाजवा साहब, आप तो मतलब ऐसे बात करें ना कि जैसे बिजनेस एज यूजुअल है। देखिए, ऐसा रवैया रियासत का बाकियों के ऊपर नहीं है। मसलन जब मौलाना फजल रहमान ने परसों रात को ये कहा कि अगर आप बदमाशी करेंगे तो हमें फिर बदमाशी से जवाब देना पड़ेगा, और रात को 1:30 बजे सोए हुए कपड़ों में रात को 1:15 बजे शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जो है वो मौलाना फजल रहमान के पास पहुंचे और उन्हें मनाने की जो है वो कोशिश की, क्योंकि उनको पता है कि इसका नुकसान और डेंजर क्या है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम पीटीआई की लीडरशिप ने जो किया, जो इमरान खान के साथ ज्यादती की और जो पीटीआई के साथ ज्यादती की, कि जो भरम होता है वो ही खो दिया। एवरीडे सुबह बैठते हैं, वीडियो अपलोड कर देगा, कोई अफगानिस्तान बैठा हुआ, कोई बाजोड़ बैठा हुआ, कोई लंदन अमेरिका बैठा हुआ कि जी शाम को लोग निकल आए, 5 बजे एहतजाज होगा, वहां बंदा ही कोई नहीं होता। जो सारा भरम था पीटीआई का एक अवामी कुव्वत होने का, वो जो है तबाह बर्बाद कर दिया। 9 फरवरी को जब सब लोग जेलों में थे, हम लोग ये सारे लोग मुंह देखते रहे और आपका इलेक्शन मैंडेटरी हो गया। अब ये शिबली फराज को खान साहब कह रहे हैं कि वो आके मशवरा दें। शिबली फराज तो 1.5 महीने से इस्लामाबाद में नहीं बढ़ा क्योंकि एक पर्चा हो गया उसके ऊपर। ये बाकी जो लोग हैं जो भी सही नहीं, लेकिन बात उसमें ये है ना कि बहुत सारी, इसमें मैं कहूँगा मेजॉरिटी, जब आप फंडामेंटल राइट्स की, लिबर्टीज़ की, उन्हें प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो वो जिम्मेदारी अदालतों की होती है। सो अदलिया जहां ऑर्डर कर रही है वहां माना नहीं जा रहा और कई जगह पे कर ही नहीं रही। बस यही है ना, फिर ये तो आप हालत जंग में है ना, आपने उसके बराबर वो अगर आप रिएक्शन दे सकते हैं तो फिर आप दे लें, अदरवाइज तो देखें बड़े साल, मैं तो जेल से ये कहना शुरू हुआ कि आप मौलाना फजल रहमान के साथ, जमात इस्लामी के साथ अलायंस बनाएं और अलायंस के साथ ही आप जो है आपकी सर्वाइवल है। आप वो भी नहीं कर सके। आप देखें, आरफ अलवी साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, अली अमीन गंडापुर क्योंकि सीएम हैं, फिर आतिफ खान हैं, फिर आपके जो उमर अयूब हैं, ये लोग हैं जिनको इस वक्त पार्टी की सियासती फैसलों का बोझ उठाना चाहिए और अनफॉर्चुनेटली ये लोग हमें नजर ही नहीं आ रहे।
ये जो बाकी लोग हैं सारे, ये तो पॉलिटिकल नोविसेस हैं। देखें ना, टू बी फेयर विद, मेरी बहुत ही इज्जत और एहतराम है सलमान राजा साहब के लिए। इज एन ऑनरेबल मैन, गौहर इज एन ऑनरेबल मैन। ये सलमान अकरम राजा साहब को ना मैं कल सुन रहा था, और उन्होंने, ही इज़ एन ऑनरेबल मैन, इसमें कोई शक नहीं है, और बड़ी इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं। द वेरी सेम टाइम वो कल वो इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी भी कहती है, एंड ही इज़ एट अ इम्पॉर्टेंट पोस्ट इन पीटीआई। वो ये फरमा रहे थे कि क्या मैं डी चौक पे जाके छलांगे लगाऊं और 10 मिनट के बाद गिरफ्तार हो जाऊं, तो यूं तो नहीं होगा। और सिर्फ ये पार्टी नहीं, अगर तहरीक चलानी है तो उसके अंदर सिविल सोसाइटी को, खासतौर पे उसके अंदर वकला को और लोगों को अपने ओन के ऊपर निकलना पड़ेगा, फिर ही कुछ मामला होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल कम बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बिलावल भुट्टो साहब ने कल हैदराबाद में, आज भी जो उन्होंने मीडिया टॉक की, उसमें जिस किस्म का लहजा बिलावल भुट्टो साहब का था, और जो एक्चुअली जो कंटेंट था साथ उस लहजे के, बड़ा अजीब और गरीब सा इस वजह से था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत को, जमहूरी रवायात को, इन बातों को चैम्पियन करती रही है। PMLN का फिर भी कुछ माजी में कुछ इस तरह के मामला हैं 1997-99 और फिर उसके अलावा आगे भी, लेकिन बिलावल साहब के मुंह से इस तरह की धमकी, भाट साहब धमकी कहना, तड़ी कहना कोई गलत अल्फाज तो नहीं है ना? नहीं, पंजाबी में तड़ी कह लें और उर्दू में धमकी कह लें। और आईनी तौर पर अगर उनकी फेवर में बात करें तो वो कहे जी आइन और आइन को इस्तेमाल करते हुए आइनी तरीके से हम तरामीम लेकर आ रहे हैं, और ऑप्शंस भी हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं बाजवा साहब। प्रोग्राम से पहले दो अशखास से बात हुई थी। एक तो मुस्लिम लीग नून की शख्सियत थी, उससे जब मेरी बात हुई है तो वो तो मुख्तदर शख्सियत है जो इस वक्त मौजूद है इस सारे काम में। उसने दावा किया है और मुझे यकीन दिलाया है कि सुबह का सूरज जो है वो आइनी तरामीम के साथ चढ़ेगा, आइनी तरामीम मंजूर हो जाएंगी 100%। ये तो उनका ख्याल है और मैं यकीन करता हूं, उनके बड़े ख्याल रहे हैं भट्ट साहब। वो 22 सितंबर को भी, और 22 सितंबर को भी यही करवाना चाह रहे सन। वो उस वक्त भी उनका यही ख्याल था कि मौलाना 100% ऑन बोर्ड आ चुके हैं, सुबह तक जो है ना आईनी तरमीम हो गई होगी। अब वो कंसेंसस जब तक होगा तभी होगी। खैर उनको बाजवा साहब एक बात तो लिख लें कि आईनी तरमीम होनी है, ये नवश्ता दीवार है, ये नहीं रुकनी। मसला ये नहीं है भट्ट साहब आईनी तरमीम होनी है, मसला ये कौन सी आईनी तरमीम होनी है। वो तो आइन के अंदर एक कॉमा लगा के, अच्छा एक कॉमा भी लगाना हो ना, वो भी आईनी तरमीम है। ये इफ के बाद कॉमा नहीं लगा हुआ था, मैं कहूं मैंने कॉमा लगा दिया, ले मैंने आईनी तरमीम कर दी। ये मसला ही नहीं है कि आईनी तरमीम कौन सी होनी है। और 3 सगे भाई बैठे हुए हैं, पिछले 2.5 माह से मैं तुझे कह रहा हूं कि फजलुर रहमान भाई है। अच्छा तू नहीं मानता तो मैं क्या करूं? हुजूरे वाला भाई है, किस किस्म का भाई है? वो भाई है, अदालत पे नहीं मानना, किस किस्म का भाई है? मिलिट्री कोर्ट्स पे नहीं मानना, किस किस्म का भाई है? यार जरदारी साहब, बिलावल साहब, नवाज शरीफ साहब, फजलुर रहमान साहब, ने ऐसे बंदे को भाई नहीं कहना चाहिए। वैसे सारा जो आपका प्लान खराब कर दे, जो सारा आपका प्लान खराब कर दे, उसे तो कजन नहीं कहना चाहिए। आप भाई की बात कर रहे हैं यार। अच्छा बात यह है कि अगर तो आज मेरी जो होप थी कि 45 मिनट में होने वाली मुलाकात में अगर कोई उधर से बात आती तो फिर ये इफ बट्स कौन सी तरमीम होनी है कौन सी नहीं होनी वो बात थी। अब कोई नहीं है। अब मेरी राय के मुताबिक जो नून का बंदा कह रहा है कि सुबह सूरज चढ़ने वाली बात वो कुछ सच है, लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूं बाजवा साहब, दूसरी पीटीआई, हाँ जो कहते हैं बिलावल साहब की दूसरी ऑप्शन हमारे पास है, या गैर जमहूरी, पता नहीं क्या उसने अतार साहब ने उन्होंने फरमाया, नहीं गैर जमहूरी का लफ्ज नहीं कहा उसने, दूसरी ऑप्शन मौजूद है। उन्होंने कहा कि हम जमहूरी तरीके से करना चाहते हैं, वरना दूसरी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। इसका क्या मतलब है? हमारे पास गैर जमहूरी ऑप्शन। अच्छा खबर तो ले लें प्लीज। खबर यह है हजूर अनवर के पीटीआई के एक ऐसे शख्सियत से गुफ्तगू हुई है जो कि खान से मिलकर आया है, और अंदर की खबर मैं आपको यह दे रहा हूं इस प्रोग्राम में कि आप याद करें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तहरीक इंसाफ के नेक मोहम्मद और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के इकबाल वजीर गुत्थम गुत्था हुए थे, लड़ाई हुई थी केपी के असेंबली में, चंद रोज खबर टीवियों पे चली थी। अगर आईनी तरामीम अब सेनेट और कौमी असेंबली में जो मंजूर होने जा रही हैं वो मंजूर हुई और पीटीआई के अफराद उठकर वोट डाला तो इस मौके पर भी गुत्थम गुत्था होगा। बाजवा साहब मेरी बात लिख ले, ठीक है। उनको मौके पर ही सबक सिखाने का ऑर्डर भी आ चुका है। बाजवा साहब मसला ये है ना भट्ट साहब कि वोट कोई उठ के डाल दे
और फिर उसके बाद सबक सुबक का फ़ायदा कोई नहीं है। वो कितना को हो जाएगा वो हमने पहले भी देख लिया है, जब खान साहब उस दौर में कहते थे, और वो बात उनकी ठीक थी उस वक्त। मतलब उन लोगों की सियासत, वो जो 16-17 लोग जिन्होंने ठीक है वोट नहीं डाला उस वक्त, क्योंकि दूसरी तरफ से PMLQ हो गई थी, मैं बात कर रहा हूँ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला आया था। ये बात खान साहब की दुरुस्त साबित हुई। आप एक एक बंदे को देख लें, हाँ फॉर्म 47 की बात करेंगे तो फिर मसला नहीं है, लेकिन एक एक उस बंदे को देख लें, सियासत तबाह। मतलब जीत नहीं सके। जीतना क्या, मतलब जो अपनी खानदानी सीटें थी जहां से वो इलेक्ट हुआ करते थे, सिर्फ इस वजह से कि वो दूसरी साइड पर चले गए थे, लोगों ने फिर उनको रिजेक्ट किया, क्योंकि वोट वहां पे PTI का था उस वक्त। अच्छा, जहां PMLN का होगा वहां उसकी बात कर लेंगे, लेकिन यहां पे मामला पता है क्या भट्ट साहब, मेरी अपनी एक जाती राय है। अब ये जो गैर जमहूरी ऑप्शन की बात हो रही है ना, और मैं इस वजह से इसको गैर जमहूरी कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि जमहूरी रवैया हम चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई और रवैया अख्तियार करें, इसका मतलब है वो गैर जमहूरी रवैये की बात हो रही है। अच्छा, वैसे आप इंसाफ की बात करें, हम तो किसी जमात के दोनों बंदे हैं ही नहीं। इंसाफ की बात करें, 45 मिनट की मुलाकात कहां से हो गई और वापस आके कहा जी मुलाकात 1.5 घंटे की होंगी तो फिर मैं करता। ये टाइम बाट करने की कोशिश नहीं की जा रही। किसको? ये PTI टाइम बाट करने की कोशिश नहीं कर रही। ये क्या है? पिछले 10 दिन से एक बंदे को, बल्कि मेरे ख्याल 10 से ज्यादा दिन हो गए ना, एक बंदे को भी एक दफा भी मुलाकात, अच्छा वकीलों को नहीं मिलने दिया गया, वकला नहीं मिल सकते आपसे, आपके पास यू हैव नो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, आपकी पार्टी का लीडर आपसे कोई नहीं मिल सकता, सो मच सो आपकी फैमिली नहीं मिल सकती, आप अपनी बेगम से आपकी बात नहीं करवाई जा रही, आपकी बहनों को जेल में डाल दिया हुआ, आपके बच्चों से बात नहीं करवाई 2 हफ्ते से। मैंने मान ली आखिरी मिनट तो उसमें 45 मिनट क्या होते हैं बॉस? मैं मान ली सारी बात। तो फिर फवाद चौधरी की भी बात ये आपको माननी पड़ेगी। PTI की मौजूदा क़यादत जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो खलंडरे हैं, वो इस काबिल नहीं है, नहीं, फिर इस बात को भी तस्लीम कर लें। फवाद चौधरी कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे। अगर नाजरीन से मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी ने अभी ज्वाइन किया तो मैं ये बता दूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करंट लीडरशिप है, फवाद चौधरी साहब उस पर सवालात उठाते आए हैं, उठा रहे हैं, आज भी उन्होंने हमारे प्रोग्राम में उठाए, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि इमरान खान साहब इन अ वे जेल में हैं अपनी वजह से। क्यों, कैसे? ऐसे कि जो लोग उन्होंने पार्टी में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर लगाए हैं वो कहते हैं लोगों की गलत लाइन है, तो फिर किसी को क्या देना आप दोष? जब फवाद चौधरी साहब तो यहां तक कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अपनी वजह से जेल के अंदर है, पीछे बात ही खत्म हो जाती है। और खैर उनका तो मामला भी कुछ और है, नसीम भी कुछ और है, लेकिन आखिरी बात जाते जाते भट्ट साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोटे वाला होता है ना मामला, कई जगह पे जबर ज्यादती भी है लेकिन कई जगह पे नहीं भी है। अब लोग ना बड़े वह में आके अच्छा जी मेरे ये हो गया था, वो हो गया था। यार सियासत उस बंदे का काम है जो फिर दिल गुर्दा रखता हो। और यार अगर बातों पे जाए ना तो अभी ये मुझे व्हाट्सएप आया 1 मिनट पहले जेल हुकाम की तरफ से, वो कहते हैं चुकंदर का जूस मिल रहा है। मैं अब किसकी बात मानूं? गौहर की बात मानूं, जेल हुकाम की आप जेल वालों की मानूं? समझ नहीं आ रही। आप जेल वालों की माने, जेल वालों की। हाँ भी चुकंदर का जूस मिल रहा है, जेल वालों हमने आपकी बात ऑन एयर कर दी है, हम तस्लीम करते हैं। ठीक है, दलिया भी मिल रहा है और पता नहीं साथ वो कह रहे हैं कि एक्सरसाइज भी है, सारा कुछ। प्रोड्यूसर साहब क्या फरमा रहे हैं? टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का जी। आज बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम देखने के लिए। अपना फीडबैक दीजिएगा, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।